तो जानना पड़ेगा ना। अब इतिहास, इतिहास का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द क्या है? इति। और दूसरा क्या है? आस। यही दोनों के मिलने से बना है। इति का मतलब होता है बीता हुआ। इति का मतलब होता है बीता हुआ। और हास का मतलब होता है कहानी। हास का मतलब क्या होता है? कहानी। समझ लो पहले। इतिहास का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कहानी। यही डेफिनेशन होता है इतिहास का। पूरा डेफिनेशन नहीं है। तो कोई भी कुछ कहानी कह देगा तो इतिहास हो जाएगा? नहीं ना होगा। ये तो ठीक है, इतना डेफिनेशन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास एक वैसा विषय है जिसमें बीता हुआ चीजों, बीता हुआ कहानी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके साथ ही उसका कुछ प्रमुख साक्ष्य होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। जैसे खुदाई से कुछ मिला, उस आधार पर कोई कहानी लिखा गया, तो उसका क्या होना चाहिए? प्रूफ। इसके अलावा उसको एक कालक्रम के अनुसार सजाया हुआ रहना चाहिए। जैसे पहले प्राचीन इतिहास, तब मध्यकालीन इतिहास, तब आधुनिक इतिहास। एक अरेंजमेंट में रहता है कि नहीं लिखा हो? तो इतिहास का पूरा डेफिनेशन क्या हुआ? इतिहास का पूरा डेफिनेशन हुआ बीता हुआ वैसा कहानी जो कालक्रम के अनुसार सजाया गया। याद हुआ? बीता हुआ वैसा कहानी जो एक कालक्रम के अनुसार सजाया गया है, और जिसका जिसका एक उचित साक्ष्य हो, जिसका एक क्या हो? प्रमाण। उसी को क्या कहते हैं? इतिहास का। उसी को क्या कहते हैं? इतिहास। लिखो डेफिनेशन। अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का क्रमिक वर्णन। अतीत की घटनाओं का क्रमिक वर्णन। अतीत की घटनाओं का क्रमिक वर्णन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। जिसका इतिहास कहलाता है। जिसका जिसका उचित साक्ष्य उपलब्ध हो। जिसका उचित साक्ष्य माने प्रूफ। जिसका उचित साक्ष्य उपलब्ध इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। याद हुआ? अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ घटना। बीता हुआ कैसा घटना? जो क्रमिक, लिखा हुआ है ना डेफिनेशन में, क्रमिक माने कालक्रम के अनुसार सजाया गया, और उसका क्या हो? साक्ष्य हो, उचित साक्ष्य उपलब्ध हो। तो इतिहास के डेफिनेशन में कितना चीज हुआ? 3 पॉइंट हुआ। पहला बीता हुआ कहानी, दूसरा कालक्रम के अनुसार सजाया हुआ होना चाहिए, और तीसरा उचित साक्ष्य। याद हुआ डेफिनेशन? डेफिनेशन याद हुआ? चलो आगे बढ़ो। महा एक दूसरा डेफिनेशन इतिहास इतिहास का एक दूसरा डेफिनेशन भी है। देखो, महाकाव्य के अनुसार महाकाव्य के अनुसार महाकाव्य के अनुसार महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा रुचिकर कथा ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म अर्थ काम जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हो
उसे इतिहास कहते हैं, उसे इतिहास कहते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। तो महाकाव्य के अनुसार एक दूसरा डिफिनेशन है कि ऐसा रुचिकर का, रुचिकर का मतलब रुचि जिसमें, जिसको सुनने में अच्छा लगे, कैसा कथा, तो रुचिकर कथा, जिसमें 4 चीज का वर्णन किया जाता है। धर्म, जैसे पूजा पाठ का संबंधित, धर्म, अर्थ, पैसा वैसा से संबंधित, काम का मतलब वही सांसारिक मोह माया वाला सब चीज, और मोक्ष मतलब जब मृत्यु को प्राप्त करता है ना आदमी, उसे वो क्या कहते हैं, वो जिस चीज जहां पर ही चारों चीजों का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, इतिहास। किसके अनुसार, महाकाव्य के अनुसार। हम लोग को पहला डिफिनेशन ज्यादा याद रखना है, इससे पहले वाला जो डिफिनेशन है उसी को क्या करना है, ज्यादा याद रखना। इतना समझ में आया। अब आगे पूछा जाता है क्वेश्चन कि इतिहास के पिता या इतिहास के जनक किसको कहते हैं। तो इतिहास के जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस। लिखो, इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना गया है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना गया, इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना गया, माना गया, माना गया है। अब कोई आदमी पूछेगा कि ठीक है, इतिहास जो बीती या तो उसको पढ़ने से क्या फायदा है, पूछ सकता है ना जी। जो घटना घटी है तो उसको पढ़ने से क्या फायदा, कुछ फायदा है इतिहास पढ़ने से। इतिहास इतिहास पढ़ने से ही फायदा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि पहले भारत अंग्रेजों के गुलाम था, तो अंग्रेज क्या किया था, जैसे 2 भाई है तो एक भाई को लड़ा, दोनों को लड़ा दिया, एक को अपने में मिला लेता था, कहता था कि कुछ प्रलोभन दिया, पैसा देंगे या कुछ, पहले एक को मिला लिया और उससे फिर उसको लड़वा दिया और फिर धीरे धीरे दोनों को कब्जा कर लेता था। तो इतिहास से ही सीखेंगे ना कि आपस में मतभेद में रहेंगे तो फिर दूसरा कोई आके देश पर कब्जा कर सकता है। समझ में आया, ये सब इतिहास से शिक्षा मिलता है कि नहीं। फिर पहले का नियम कानून कैसा था, अशोक के समय में कैसे शासन चलता था, उस सब से भी बहुत सा चीज आदमी सीखता है। अकबर कैसा राजा था, ऐसा महान राजा था, उस सब के शासन पद्धति को हम लोग इतिहास से ना सीखते हैं। तो इतिहास का यूज हुआ कि नहीं, तो इतिहास का पूछेगा क्या यूज हुआ, तो इतिहास का यूज यही हुआ कि अतीत की घटना को पढ़ते हुए हम लोग उसका वर्तमान में यूज करते हैं। इतिहास का क्या यूज हुआ, अतीत की घटना को से सीख लेते हुए उसका हम लोग वर्तमान में यूज करते हैं अच्छे भविष्य के लिए। समझ में आया, इतिहास का यूज क्या है, अतीत की घटना से सीख लेते हुए उसका वर्तमान में यूज करते हैं अच्छे भविष्य के लिए। लिखो, उपयोग, इतिहास का उपयोग, इतिहास का उपयोग, इतिहास का उपयोग, इतिहास का उपयोग, अतीत की घटनाओं से, अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए, अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए, अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए, सीख लेते हुए वर्तमान में, वर्तमान में उसका प्रयोग करते हैं। अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए वर्तमान में उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं अच्छे भविष्य के लिए, प्रयोग करते हैं अच्छे भविष्य के लिए। सेंटेंस समझ में आया, कुछ पूछना है इसमें, तो इसमें तीनों सेंटेंस आई है, मैंने तीनों कल आई है ना, बीता हुआ चीज भी उसका यूज करेंगे, अभी उसका यूज करेंगे तो भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा। चलो, इतिहास का विभाजन, अगला हेडिंग देना है, इतिहास का विभाजन, 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 इतिहास का विभाजन। ठीक है,
इतिहास को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। इतिहास को हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? एक को कहते हैं भारत का इतिहास, एक को कहते हैं भारत का इतिहास, ठीक है। और एक को कहते हैं विश्व का इतिहास, एक को कहते हैं विश्व का इतिहास। समझ में आया? इतिहास कितना तरह का हुआ? भारत, एक हुआ विश्व। भारत का मतलब भारत का जितना भी इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम, भारत में जो सभ्यता हुआ, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी, ये सब चीज को पढ़ना है। अब विश्व के इतिहास में क्या पढ़ना रहता है? हाँ, विश्व युद्ध हुआ या जर्मनी का क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब माने विदेश में जितना घटना घटा उस सब इतिहास को क्या कहता है? विश्व इतिहास। उससे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आता, उससे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आता। किस सिलेबस में नहीं है, जितना दरोगा रोगा का सिलेबस है उसमें वो वाला नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? भारत के इतिहास। समझ में आया? क्वेश्चन कहाँ से आएगा? भारत के इतिहास। देना है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को तीन भाग में बांटते हैं। भारत के इतिहास को कितना भाग में बांटते हैं? तीन भाग। भारत के इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, पहला इधर तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो भाग में बांटते हैं उसका नाम क्या है? मध्यकालीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा जो है उसको कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को कितना भाग में बांटते हैं? तीन भाग। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसका समय 30 लाख ईसा पूर्व, 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक, 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक। ईसा पूर्व को बीसी भी कहते हैं और ईस्वी को एडी कहते हैं। ईसा पूर्व को क्या कहते हैं? बीसी, और ईस्वी को क्या कहते हैं? एडी। बीसी और एडी में क्या अंतर? बीसी और एडी में क्या अंतर है? देखो यहाँ ये जीरो है, ये क्या है? जीरो। जीरो का मतलब इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ, इस समय क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले, जैसे मान लेते हैं 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले, इसको कहेंगे 1000 ईसा पूर्व। इसको क्या कहेंगे? 1000 के 5 साल के बाद क्या आएगा? 995 ईसा पूर्व। नहीं समझ में आया? ये घटते जाएगा, घटते घटते कहां तक पहुंचेगा? जीरो तक। अब फिर इधर जाएगा तो बढ़ने लगेगा, 10, 2024। ईसा मसीह के जन्म का कितना साल हो गया? 2024 साल हो गया। कितना साल हुआ? 2024। पूछेंगे यहां से यहां तक कितना साल हुआ? तो 2024 और प्लस 1000। नहीं समझ में आया? बीसी एडी, ये दोनों में एडी माने ईसा मसीह के जन्म के बाद का है, अभी पहले का। मतलब प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक? 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। समझ में आया? दूसरा जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, 712 एडी से 1707 एडी तक, 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक। और ये 1498 ईस्वी से लेकर के 1907
1947 से लेकर के 1950 तक, जब तक भारत आजाद हुआ तब तक के समय को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। 1947 से 1950 या 1948 से 1950 कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? सब कुछ याद हो जाना चाहिए यहीं पर। फिर तो बता देते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत के इतिहास को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भाग। सब भारत के इतिहास को, हाँ, सबसे पहले वाला इतिहास है वो प्राचीन भारत का इतिहास, लगभग इस समय से लेकर के यहाँ तक मध्यकालीन भारत का इतिहास। बीच वाला जो इतिहास का भाग है उसको कहते हैं, और जो आजादी के समय का इतिहास महात्मा गांधी से, ये सब जो किसमें आएगा? आधुनिक। एक विद्वान थे, लड़का, एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था, जो मुस्लिम, हिंदू और ईसाई में बांटे थे इतिहास को। इस इतिहासकार का नाम क्या है? सही पढ़ते हो? जेम्स मिल। जेम्स मिल एक इतिहासकार हैं जो कहते थे कि ये जो इतिहासकार, ये जो समय है, उस समय कौन सा धर्म चल रहा था? सनातन धर्म। सनातन धर्म माने हिंदू धर्म। यानी इस समय जो इतिहास था, सब राजा हिंदू सब था, जितना भी राजा थे क्या थे? हिंदू। इस समय के बाद, इस समय जितना भी राजा आया सब उधर अरब साइड से मुस्लिम मुस्लिम राजा थे। मुस्लिम राजा। हाँ, और इस समय जो धर्म चला, ईसाई धर्म चला। इस समय जो धर्म चला, क्या चला? ईसाई, अंग्रेज वाला धर्म चला। तो इतिहास को इस तरह से भी देखा जाता है। तो पहले वाला जो इतिहास था सनातन, उसके बाद मुस्लिमों का शासक आया, तब ईसाई धर्म। धर्म के आधार पर 3 तरह। समझ में आया? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको पढ़ाए हैं लेकिन भुला गया। पढ़ाए हैं ना जी, भुला जाता है। इसलिए मैं कहता है कि एनसीईआरटी से पढ़ोगे वही बाद में पढ़ना रहता है जीएस में। मिटा था इतना। ठीक, इसके आगे प्राचीन इतिहास के स्रोत, अगला हेडिंग देना है, प्राचीन इतिहास के स्रोत। 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 तुम भी देखो इधर, इधर उसको बंद करके इधर देखो। प्राचीन इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब होता है सोर्स। स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्स। आखिर इतिहास की किताब लिखाता है तो जादू से लिखाता है? कहीं से उसको कुछ कुछ मिलता है, खोज होता है, खुदाई से कुछ मिला, कुछ किताब से मिला, तो सबको पढ़ पढ़ के समझ समझ के, कहीं से सिक्का मिला, कहीं उस सब से मिल खोज खोज के इतिहास लिखाता है। इतिहास का स्रोत क्या है? किस चीज से इतिहास हम लोग सीखते हैं या पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास का स्रोत। समझ में आया? इतिहास के स्रोत कितना तरह का होता है? 2 तरह का। इतिहास का स्रोत कितना तरह का होता है? 2 तरह। एक को कहते हैं पूरा तात्विक स्रोत। एक को क्या कहते हैं? पूरा तात्विक स्रोत। एक को कहते हैं पूरा तात्विक स्रोत। दूसरे को कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। एक को क्या कहते हैं? पूरा तात्विक स्रोत, और दूसरे को साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं देशी,
और एक को कहते हैं विदेशी। विदेशी, विदेशी को 3 भागों में बांटते हैं। साहित्य को कितना भागों में बांटते हैं? 2 भाग। एक को देशी साहित्य, एक को क्या कहते हैं? विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य को 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं चीनी, जो चीन से आया। एक को कहते हैं अरबी, अरब साइड से जो आया विद्वान। और एक होता है यूनानी। यूनानी, चीनी हुआ, अरबी हुआ और यूनानी। देशी को 2 भागों में बांटते हैं। एक हुए धार्मिक, धार्मिक ग्रंथ, देशी साहित्य। सब में क्या लगा हुआ रहेगा? साहित्य। यहाँ पर विदेशी साहित्य, यानी विदेश से जो विद्वान आके साहित्य लिखे उसको क्या कहेंगे? विदेशी साहित्य। देशी साहित्य भी दो तरह का, एक धार्मिक साहित्य और एक अधार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा अधार्मिक साहित्य। और पुरातात्विक साहित्य में स्रोत में क्या क्या आता है? तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ सकता है? अभिलेख। तो लिखो पहला, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा? अभिलेख। अभिलेख। और क्या हो सकता है? मूर्ति कला हो सकता है कि नहीं? मूर्ति कला। चित्रकला हो सकता है? चित्रकला। मूर्ति तो क्या क्या हो गया? अभिलेख, मूर्ति कला, चित्रकला। सिक्का हो सकता है ना जी? सिक्का भी हो सकता है। भवन हो सकता है कि नहीं? भवन एवं स्मारक। स्मारक, ये सब हो सकता है ना? तो ये सब चीज आता है। अभिलेख, मूर्ति कला, चित्रकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक। धार्मिक में ब्राह्मण ग्रंथ। धार्मिक में क्या क्या आ सकता है? ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। धार्मिक में क्या क्या आ सकता है? बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। हाँ, लिख लो। अभिलेख, मूर्ति कला, चित्रकला, सिक्का, भवन और स्मारक। पुरातात्विक स्रोत कैसे निकाला जाता है? पुरातात्विक स्रोत कैसे मतलब प्राप्त होता है? खुदाई के द्वारा। तो क्या लिखेंगे? पुरातात्विक स्रोत कैसे प्राप्त होता है? उत्खनन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? उत्खनन। उत्खनन के दौरान खुदाई, जैसे मान लेते कोई के घर, कोई का घर बन रहा है, तो पिलर, पिलर का खुदाई हो रहा है, उसी समय कोई मूर्ति निकल गया। तो पुरातात्विक स्रोत किसको का मतलब उत्खनन के दौरान जो स्रोत प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत।
फिर से एक और बता देते हैं। प्राचीन भारत के जो स्रोत है इतिहास के, उसमें उसको दो भाग में बांटता है। एक को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो जमीन के खुदाई से प्राप्त होता है। एक को साहित्यिक, जो ग्रंथों से प्राप्त होता है, किताब से जो प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत को कितना भाग इस में बांटते हैं? अभिलेख, मूर्ति कला, चित्रकला, सिक्का, भवन और स्मारक। और साहित्य में दो भाग में बांटते हैं, एक देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य को भी दो भाग में बांटते हैं। वैसा ग्रंथ जो धर्म से रिलेटेड, ब्राह्मण ग्रंथ, धर्म पर है कि नहीं आता? बौद्ध बौद्ध धर्म पर आधारित है ना। जैन, महावीर, धर्म धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है ना, उसको कोई धर्म के बारे में है, कोई धर्म से लेना देना नहीं। मेगास्थनीज का हिंदी का, तो वो कोई धर्म है? यह धार्मिक ग्रंथ हुआ कि नहीं? फिर विदेशी, जो विदेश से जो आया, जैसे चीन से आया पढ़ने हुए इंसान, इससे इसे पढ़ने आया ना चीन से, तो यहाँ आया, यहाँ देखा, उसके इतिहास, यहाँ के इतिहास को समझा। कितना बजे टाइम था? कितना बजा घड़ी में? एक एक मिनट का वैल्यू ना है जी। विदेशी साहित्य में क्या हुआ? चीनी। दूसरा, चीन से जो विद्वान आए, जैसे सिंह हुए, वेनसांग हुआ, हर्षवर्धन हुआ। अरब से भी बहुत से विद्वान आए थे। यूनानी, ग्रीक जिसको कहते हैं, इस सबसे जो विद्वान है, ग्रंथ के अनुसार जो इतिहास लिखे, उसको क्या कहते हैं? विदेशी साहित्य। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलो तो मिटाते हैं इसको। तो पेड़ दे दो इसको। अरे कुछ सीखो ना करेगी आइए। पहला क्या लिखवाए? अभिलेख। सबसे पहले हेडिंग देना है अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख। हम सभी से पढ़ा। अब हाँ पढ़ाते हैं। अभिलेख, अभिलेख पूछेगा कि किसको कहते हैं अभिलेख? तो अभिलेख पूछेगा किसको कहते हैं? तो जैसे रोड पर लिखा हुआ रहता है ना, गुरुद्वारा इतना किलोमीटर, त्यागम कुएं इतना किलोमीटर, रोड पर नहीं लिखा हुआ रहता, तो क्या हुआ? अभिलेख हुआ। यानी कोई भी चीज पर, पत्थर पर या कोई भी बोर्ड पर कुछ लिख दिया, तो उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख। जैसे अगर अशोक कोई अभिलेख लिखवा दिया, उसके बाद जमीन के नीचे धस गया, फिर कुछ दिन के बाद खुदाई हुआ, तो जो अभिलेख मिला उसको क्या कहेंगे? उसी को अभिलेख कहेंगे। तो जनरली पत्थर पर, मंदिर उद्दिर में भी रहता है ना, पत्थर पर ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर करके लिखा हुआ रहता है ना, गड़ा गड़ा करके, तो वही क्या हुआ? अभिलेख। समझ में आया अभिलेख क्या हुआ? पत्थर पर या पिलर पर कुछ लिख देता है, उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख से पहला क्वेश्चन आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। लिखो, अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। क्वेश्चन आया है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी, ठीक है। एपिग्राफी। भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख है, अभी तक पढ़ा नहीं गया। भारत में हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख अभी तक
पढ़ा नहीं गया। तो लिखो, भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख, भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख, भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके। भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके, अभी तक नहीं पढ़े जा सके। अब अभिलेख से दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो ध्यान से देखो इधर। अभिलेख से दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो सबसे पहले पढ़ा गया। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अभिलेख, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा। जवाब क्या होगा, जेम्स प्रिसेप। फिर पूछेगा कब पढ़ा गया, 1837 ईस्वी। अशोक के अभिलेख को कब पढ़ा गया, 1837 ईस्वी। तो 3 पॉइंट में बताया, सबसे पहले किसके अभिलेख को पढ़ा गया, अशोक के अभिलेख। कब पढ़ा गया, 1837 में। कौन पढ़ा, जेम्स प्रिसेप। अशोक के अभिलेख को कौन लिखा था, चापड़ नामक व्यक्ति ने लिखा। हाँ, चापड़। लिखो, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। अशोक के अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले विद्वान, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले विद्वान जेम्स प्रिंसेप, विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने 1837 ईस्वी में, जिन्होंने 1837 ईस्वी में, जिन्होंने 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा, जिन्होंने 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा, जिन्होंने 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा। फिर लिखो आगे, अशोक के अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था, अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था, अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था, चापड़ ने लिखा था। अशोक के अभिलेख को कौन लिखा था, चापड़ ने। अब फिर क्वेश्चन कुछ बनता है इससे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि। लेकिन अशोक, इसके अलावा भी खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, ये सब लिपि में भी लिखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में। लिखो, अशोक के अधिकांश अभिलेख, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, लिखा गया है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। लेकिन खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, लेकिन खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का भी प्रयोग हुआ, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का भी प्रयोग हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग क्या हुआ, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग। अब
बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, चलो ध्यान से देखो जी, इधर बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, इधर देखो, इधर क्वेश्चन आया है कि ब्राह्मणी लिपि ए ऑप्शन बाएं से दाएं लिखा जाता है, बी ऑप्शन दाएं से बाएं लिखा जाता है, सी ऑप्शन ऊपर से नीचे लिखा जाता है, डी ऑप्शन नीचे से ऊपर लिखा जाता है। तो ब्राह्मणी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है? बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट। जैसे हिंदी कैसे लिखते हैं वैसे ही क्या लिखते हैं, ब्राह्मणी लिपि लिखो। ब्राह्मणी लिपि हाँ, जेम्स प्रिसेप पढ़ा था। खोजता कोई पर्टिकुलर आदमी थोड़ा है, खुदाई हो रहा है, निकल नहीं आता। ब्रिटिश सरकार के समय खुदाई हो रहा था, उसी समय निकला था। क्या लिखवा रहे थे? ब्राह्मणी लिपि। इस लिपि के जनक भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। इस लिपि के जनक भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। इस लिपि के जनक भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। यह कुल मिला भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। यह बाएं से दाएं, यह बाएं से दाएं लिखा जाता है। 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 खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। यह दाएं से बाएं लिखा जाता है। यह दाएं से बाएं लिखा जाता है और यह बाएं से दाएं लिखा जाता है। बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है, इसको याद रखना। फिर लिखो, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत। प्राकृत को अर्धमागधी भी कहते हैं। प्राकृत को क्या कहते हैं? अर्धमागधी। भाषा अलग चीज होता है, लिपि अलग चीज होता है। जैसे हिंदी है तो हिंदी भाषा हुआ, और लिपि में परीक्षा में देवनागरी कॉपी में लिखना पड़ता है। बोर्ड की परीक्षा देवनागरी कॉपी में जैसे लिपि लिखा हुआ रहता है। मैट्रिक या इंटर का परीक्षा होता है ना, चाहे ग्रेजुएशन का, नहीं रहता है लिपि, तो देवनागरी लिखेंगे। अंग्रेजी का परीक्षा रहेगा तो रोमन लिखेंगे। तो भाषा अलग चीज है, अंग्रेजी भाषा हुआ, रोमन क्या हुआ? लिपि। उसी तरह से प्राकृत भाषा हुआ, ब्राह्मणी क्या हुआ? लिपि हुआ। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ। प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ, समझ में आया? चलो, प्राचीन भारत के इतिहास को, प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास, इसको हम लोग तीन भाग में इस तरह से भी बांटते हैं। तीन भाग में इस तरह से भी बांटते हैं। पहला को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। पहला को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। दूसरा को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। दूसरा को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इसको कहते हैं ऐतिहासिक। इसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक किसको कहेंगे?
जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उस काल को क्या कहते हैं? माने उस समय लिखने का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तब तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसको समझ नहीं सका आदमी, विद्वान अभी तक नहीं समझ सका। और ऐतिहासिक, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला और उसको पढ़ भी सका, समझ भी सका, उस काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। लिख लो, लिखो, प्रागैतिहासिक। वैसा काल प्रागैतिहासिक, वैसा काल प्रागैतिहासिक, वैसा काल, वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, वैसा काल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल, उदाहरण, एग्जाम्पल, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व माने उससे पहले का काल, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल। हड़प्पा सभ्यता से पहले कागज कलम नहीं चलता था, तो पढ़ाई लिखाई आदमी नहीं समझ पाया था। आद्य ऐतिहासिक, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन जिसका अर्थ, लेकिन जिसका अर्थ हम लोग, लेकिन जिसका अर्थ हम लोग लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन जिसका अर्थ हम लोग अभी तक नहीं निकाल पाए, लेकिन जिसका अर्थ हम लोग अभी तक नहीं निकाल पाए। ऐतिहासिक काल, हाँ, जैसे मैं हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, वैसा काल, वैसा काल जिसका लिखित, वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, और जिसे पढ़ा भी जा सकता है, और जिसे पढ़ा भी जा सकता है, जिसे पढ़ा भी जा सकता है। उदाहरण 600 BC से अब तक, उदाहरण क्या हुआ? 600 BC से लेकर के अब तक, 600 BC से लेकर के कब तक? अब तक। देखो, अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक लिखना है कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। इधर लिखना है अभिलेख का नाम, इधर क्या लिखना है? अभिलेख का नाम। आता है परीक्षा में अभिलेख का नाम। इधर लिखो संबंधित शासक, इधर क्या होगा? संबंधित, संबंधित शासक, संबंधित शासक, अभिलेख का नाम और इधर संबंधित शासक। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग
प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। पूछेगा परीक्षा में कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, 4 ऑप्शन देगा, किससे संबंधित, किससे संबंधित? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस राजा से, शासक माने राजा, किस राजा से संबंधित? लिखो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। दूसरा, ये होल अभिलेख, तो परीक्षा में आया हुआ, ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशियन द्वितीय से। ये होल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशियन, पुलकेशियन द्वितीय से। ये होल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशियन द्वितीय से। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग के राजा खारवेल से, कलिंग राज खारवेल से, खारवेल, कलिंग के जो राजा थे उनका नाम क्या था? खारवेल। उसी से संबंधित है कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। मेहरौली अभिलेख, मेहरौली, मेहरौली लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ, लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। छठा, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? कुमार गुप्त प्रथम। और अंतिम है मधुबन बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख ये हर्षवर्धन से संबंधित, किससे संबंधित है? हर्षवर्धन। इसमें ये सब परीक्षा में आया हुआ है, ये नहीं आया है और ये नहीं आया। कभी कभी मिलाने के लिए भी दे देगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएगा तो क्या करेगा?